हाय गुड इवनिंग, आई एम शालिनी चौधरी। आइए अपना टॉपिक आगे कंप्लीट करते हैं। पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पीछे का रिव्यू देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि होम मैनेजमेंट क्या है, कितने शब्दों से मिलकर बना है, क्या प्रबंधन का क्या अर्थ है, गृह का क्या अर्थ है। जो हमारे एक दो वो राइटर हुए हैं उनकी डेफिनेशन पढ़ी थी। होम मैनेजमेंट कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया है। होम मैनेजमेंट के चरण कितने चरणों में से बांटा गया है, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। इन तीनों का यूज करके यूज करते हैं हम संसाधन के लिए। संसाधन का जब हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए। उद्देश्य को पहुंचने के बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है उसे हम संतोष कहते हैं। इसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ी थी निखिल एंड डॉक्सी की, कि इन्होंने किस तरीके से आयोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन को संसाधन के रूप में बताया, अपने शब्दों में वर्णन किया है। इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे ग्रास और कैंडल के, कि ग्रास एंड कैंडल ने गृह प्रबंधन को क्रियाशील यंत्र और निर्णयों की श्रृंखला की परिभाषा दी है। उसी पे हमने क्वेश्चन पुटअप भी किया था कि गृह प्रबंधन में किसने गृह को क्रियाशील यंत्र कहा है, क्योंकि उन्होंने दो डेफिनेशन अपने शब्दों में दी है, क्रियाशील यंत्र और निर्णयों की श्रृंखला। तो इसके बाद नेक्स्ट हमने राइटर पढ़े थे लिचफील्ड, कि गृह प्रबंधन को साइकिल ऑफ एक्शन किसने कहा है, लिचफील्ड ने कहा है। पी देवदास, ये सीधे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं कि गृह प्रबंधन को बांध की परिभाषा किसने दी है। तो पी देवदास, कोर्जिन ने व्यवहारिक विज्ञान कहा है। ईरन हॉपकिन ने गृह प्रबंधन को संस्कृति की जड़ कहा है, कि गृह प्रबंधक वह है जो संस्कृति की जड़ है, जो अपने कल्चर को जीवित रखते हैं। कहीं ना कहीं, कहीं भी वो चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, लेकिन उनकी संस्कृति कहीं भी जाकर मरती नहीं है, या ये कह सकते हैं कि वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ते हैं। इसके बाद कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन देखे थे। निर्णयों की श्रृंखला किसने कहा है, बांध की तुलना किसने की है, क्रियात्मक इकाई क्या है, व्यवहारिक विज्ञान क्या है, साइकिल ऑफ एक्शन किसने कहा है। इसके बाद एक टेबल हमने देखी थी कि होम मैनेजमेंट जो है वो कैसी प्रक्रिया है, सतत और मानसिक प्रक्रिया है। विशेषता क्या होती है सतत और मानसिक प्रक्रिया की, इनकी विशेषता होती है पेशा हुआ किसी चीज का, लाइक एज ए टीचर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर आदि। एक कला है, कौशल यानी कि स्किल। एक अदृश्य है, अदृश्य स्किल एक जरूरी नहीं है कि स्किल हमें दिखे, किसी की पर्सनालिटी के अंदर हमें कुछ स्किल झलकते से, किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, किसी का ड्राइंग अच्छा होता है, किसी का टॉकिंग भी अच्छा होता है, किसी का कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा होता है कि वो सामने वाला एकदम उसका फैन हो जाता है। तो ये सब हमारे स्किल्स में ही आते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इसको कितने तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। इसके बाद इसकी धारणाएं पढ़ी थी। इसके बाद पढ़े थे स्टेप ऑफ होम मैनेजमेंट, प्रबंधक के गुण, कि जो गृह प्रबंधक का जो प्रबंधक कार्य होता है, जो मैनेज करने वाला एक मैनेजर होता है, उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए। इसके बाद हमने पढ़े थे होम मैनेजमेंट के चरण। होम मैनेजमेंट के 3 चरण है, आयोजन, संगठन, नियंत्रण, जो जीआईसी 2021 में भी पूछा गया था। नियंत्रण को 3 चीजों में डिवाइड किया गया था, बल देना, निरीक्षण करना, शक्ति स्फूर्ति, समायोजन। इसका लास्ट स्टेप है मूल्यांकन। इसके बाद इसके चरण जो है, ग्रास एंड कैंडल ने 3 चरण दिए हैं और निखिल और डार्सी ने 4 चरण दिए हैं। जो ग्रास एंड कैंडल जी ने जो 3 चरण दिए हैं वो आयोजन करना, नियंत्रण करना और मूल्यांकन करना। नियंत्रण की 3 उपव्यवस्था रखी गई है, जिसमें बल, निरीक्षण, समायोजन है। निखिल एंड डार्सी ने 4 नियंत्रण दिए थे, आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन। जो 1930 में इनको छोटा कर दिया गया था और सापेक्ष करके इनको क्या कर दिया गया था, आयोजन, संगठन, मूल्यांकन में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसी पे क्वेश्चन बना था पीछे, नियंत्रण की प्रथम अवस्था क्या है। तो इसमें ऑप्शन आपको कुछ भी दे देगा, इन 3 में से कोई एक ऑप्शन देगा, बल, शक्ति, स्फूर्ति देना आदि। तो आपको चूज करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि नियंत्रण की जो उपव्यवस्था है, नियंत्रण ना देके वो आपको गुमराह करने के लिए बल, निरीक्षण और समायोजन कुछ भी दे सकता है। इसके बाद कोर्जन की कोटेशन पढ़ी थी हमने, कि इन्होंने किस तरीके से उसको व्यवस्थित किया, उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, संपादन हेतु, योजना का क्रियान्वयन और मूल्यांकन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है समयकाल। समयकाल के अकॉर्डिंग जो हमारी 3 क्लासेज हैं, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, तो 3 चरण कह सकते हैं हम। होम मैनेजमेंट के जो 3 चरण है, प्रथम चरण कौन सा है, आयोजन, द्वितीय चरण है नियंत्रण और तृतीय मूल्यांकन। आयोजन प्लानिंग, नियंत्रण कंट्रोल, मूल्यांकन एवोल्यूशन, किसी भी चीज की अपनी माप करना।
आयोजन कैसे करते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है कि आयोजन किस अवस्था में किया जाता है या आयोजन कैसे किया जाता है। 3 ऑप्शन आपको दे देगा कि वर्तमान, भविष्य, भूत, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आपको बताना है कि आयोजन किस अवस्था में किया जाता है। तो आयोजन हमेशा भविष्य के लिए किया जाता है। आयोजन क्या है, प्लानिंग है। प्लानिंग आप किसी भी काम, आज आपने जो काम किया है अगर आप उसमें सफल है तो भी नेक्स्ट डे काम के लिए आप प्लानिंग करेंगे, असफल है तो भी आप प्लानिंग करेंगे। तो आयोजन हमेशा भविष्य में किया जाता है। नियंत्रण, कंट्रोल कौन सी अवस्था में किया जाता है, वर्तमान, भविष्य, भूत। कंट्रोल, अगर हमें कहा जाए कि हमें इस स्थिति, हमें क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, क्लास का माहौल हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्लास का माहौल हम एट प्रेजेंट उसी कंडीशन में तो कंट्रोल कर सकते हैं। ये थोड़ा ना कि चल भाई अब पढ़ा ले, कंट्रोल कल को करेंगे। तो इनके वर्ड से ही हमें साफ झलकता है कि कौन सी अवस्था में हम कौन सा प्लानिंग या कौन सा स्टेप यूज करते हैं। नियंत्रण हमेशा वर्तमान में यूज किया जाता है। मूल्यांकन, मूल्यांकन जब पहले हमने भविष्य की प्लानिंग करेंगे, एट प्रेजेंट उसे लागू करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उसके बाद जो उसके रिजल्ट आएंगे, फीडबैक आएंगे, वो बाद में आएंगे। मूल्यांकन तो हमेशा होता ही फ्यूचर में है, भूतकाल में। इसके बाद है आयोजन। जो प्रबंधक होता है, आयोजन जो प्लानर होता है, जो प्लानिंग करता है। एक बहुत फेमस राइटर हुए हैं न्यूमैन। न्यूमैन ने भविष्य एक अपनी परिभाषा दी है, परिभाषा कुछ शब्दों के माध्यम से समझाया है, भविष्य में क्या करना है। भविष्य में क्या करना है इससे पहले जो तय कर लेना ही आयोजन है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम कोई भी चीज करते हैं, प्लानिंग करते हैं, अभी हमारा एग्जाम रिसेंटली, आपको मैं एक चीज बता दूं कि आगामी मार्च तक हमारा एग्जाम होने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम क्या करेंगे, अब एक प्लानिंग करेंगे ना कि कैसे हमें अपनी 5 यूनिट शॉर्ट करनी है और उनको कैसे प्रिपरेशन करनी है और कैसे अपना एग्जाम क्रैक करना है। तो भविष्य में क्या करना है, कुछ भी करने से पहले कि जो प्लानिंग की जाती है, जो एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जो एक रूपरेखा बनाई जाती है, इट्स कॉल्ड प्लानिंग। इसको हम आयोजन कहते हैं। आयोजन को कुछ दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे रूपरेखा, खाका, आउटलाइन, ब्लूप्रिंट। ये कुछ और नाम भी इनके दिए गए हैं। कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन में वो आपसे प्लानिंग ही कह के पूछे, वो भी पूछ सकता है कि भविष्य में कुछ करने के लिए, तीनों चारों आपको चरण दे देगा कि भविष्य में कुछ करने के लिए या कुछ तय करने के लिए जो हम रूपरेखा बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्लानिंग भी कह सकते हैं। तो वो इसमें आपको गुमराह करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आयोजन की जगह रूपरेखा, खाका, आउटलाइन या ब्लूप्रिंट भी आ सकता है। ये किसी भी चीज के, ये हमारे होम मैनेजमेंट के प्रथम चरण है, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चरण है। कौन, आयोजन। आयोजन का काम कौन करता है, प्रबंधक करता है। प्रबंधक कौन है, मैनेजर, हेड ऑफ द फैमिली मेंबर। जैसे एक एग्जांपल हम स्कूल का भी ले सकते हैं। स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, एक वाइस प्रिंसिपल होता है और बाकी टीचिंग स्टाफ होता है, नॉन टीचिंग स्टाफ होता है। तो स्कूल का जो संचालक है, जो चला रहा है, वो प्रिंसिपल चला रहा है, बाकी सब उनके नीचे काम कर रहे हैं। तो स्कूल का प्रबंधक कौन है, प्रिंसिपल। तो लाइक ऐसे इसी में आयोजन का जो काम करता है, आयोजन को जो चलाता है, आयोजन की जो रूपरेखा तैयार करता है, वो प्रबंधक कहलाता है। आयोजन की विशेषता क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं जो वन लाइनर क्वेश्चंस में एज इट इज पूछी जाती हैं। आयोजन की विशेषता, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये क्रमबद्ध चलती है, स्टेप बाय स्टेप चलती है। पूर्वानुमान पर आधारित होती है। पूर्वानुमान क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उसके आगे के प्लस पॉइंट भी देखते हैं, पीछे के भी देखते हैं। आपने कोई प्लानिंग आज की और आप उसमें सफल नहीं हो पाए, तो नेक्स्ट प्लानिंग आप तब बनाएंगे तो पहले पीछे का भी आइडिया लेंगे कि इस प्लानिंग में हमारी क्या क्या त्रुटि रही थी जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाए। वो फिर त्रुटियां दूर करने के बाद आप नेक्स्ट प्लानिंग बनाते हैं। विवेक पूर्ण प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया से मतलब है, पीछे भी मैंने पढ़ाया था कि सतत प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, जो हमारा रीजनिंग लॉजिकल जो स्टेप होता है, तर्क लेना, सही विकल्प चुनना। जैसे आपका यही है, कुछ क्वेश्चंस आपने ऐसे रैंडमली पढ़ लिया, आपको
ऊपरी सरसरी नजरों से आपने पढ़ा है और आपको याद है, लेकिन उसमें आप पेपर में आपके वो ऑप्शन आ जाता है तो आप उसको वहां थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाते हैं, थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं कि आपने क्या पढ़ा था। ये एक लोचनशील प्रक्रिया है, परिवर्तनशीलता के भी गुण इसमें होते हैं, एक वैज्ञानिकता भी होती है, साइंटिफिक भी है। पारिवारिक सदस्यों के कार्यों का विभाजन उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए, कार्यों से पूर्व की जाने वाली प्रक्रिया है। आयोजन के चरण, आयोजन के कितने चरण होते हैं, यानी कि प्लानिंग। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लानिंग। प्लानिंग के बाद क्या पढ़ेंगे, नियंत्रण, कंट्रोल। कंट्रोल के बाद मूल्यांकन। प्लानिंग को हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव तरीके से अभी पढ़ रहे हैं। आयोजन के चरण, आयोजन के कितने चरण होते हैं, या कह सकते हैं कि स्टेप ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के कितने स्टेप्स होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, किसके अकॉर्डिंग 5 है, ग्रास एंड कैंडल के अनुसार। समस्याओं को परिभाषित करना, यानी कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है हम उनको समझें, ऑब्जर्व करें, उनको डिफाइन करें। उसके बाद विकल्पों को ढूंढना, जो भी हमारा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो हम सर्च करें, या उन बेस्ट ऑप्शन की मदद से हम अपनी समस्या का समाधान करें। विकल्पों पर आधारित अनुसार विचार विमर्श करना। अब हमारे पास जो ऑप्शंस है, हम इन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन ढूंढेंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना, सभी में से कई बार पेपर में होता है कि आपके पास 4 ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे बेस्ट होता है, जो आपको आपकी एक क्वेश्चन को सही कराना या आपकी जीत निश्चित कर सकता है। परिणामों को स्वीकार करना, कोई भी चीज अगर हम करते हैं, कोई भी प्लानिंग करते हैं, किसी भी चीज में, कोई स्पोर्ट्स है, घर है, परिवार है, कोई निर्णय लेते हैं, तो उसके क्या रिजल्ट आने वाले हैं वो चीजें भी हमें स्वीकार करनी आनी चाहिए। निखिल एंड डॉक्सी, इन्होंने कैसे परिभाषित किया है आयोजन को, इन्होंने एक परिभाषा दी है, संगठन को हम ऐसे आयुक्त प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो कि व्यक्ति व अन्य संसाधनों तथा नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व के माध्यम से उपयुक्त संबंध स्थापित करते हैं। संगठन को हम ऐसे, संगठन क्या होता है, संगठन जो है, संगठन का मीनिंग ही जोड़ना होता है। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूं कि संगठन, संगठन वर्ड क्यों लिया गया है, यहाँ पे एक छोटी सी परिभाषा मैं आपको यहाँ बताते चलती हूँ। संगठन का मीनिंग होता है जोड़ना। जोड़ना यानी कि कोई भी, अगर हमारे पास कोई भी तत्व है, कोई भी साधन है, तो हम एक दूसरे से कैसे उसको कोऑर्डिनेट करके अपने उद्देश्यों तक पहुंच सकते हैं। तो संगठन एक ऐसी उपयुक्त प्रक्रिया है, प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो कि व्यक्ति व अन्य संसाधनों तथा नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व के उपयुक्त संबंध स्थापित करता है। अन्य संसाधनों, संसाधनों मतलब, साधनों मतलब जो हमारे टूल्स हैं, जो हमें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। संगठन का मीनिंग ही, अर्थ ही जोड़ना होता है, किसी भी चीज को कोऑर्डिनेट करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा चलता है, ये था हमारा आयोजन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप चलता है नियंत्रण। नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है, एक यंत्र के समान है, यानी कि कह सकते हैं ये एक टूल्स भी कह सकते हैं, एक यंत्र भी कह सकते हैं, यंत्र के समान है। इसके कौन से कोऑर्डिनेट शब्द है, पावर यानी कि बल, शक्ति आदि, जो सही तरीका से क्या करते हैं, अपने आप को संपादित करते हैं। नियंत्रण का अर्थ ही होता है बल, निरीक्षण और समायोजन। नियंत्रण में तीनों शब्द क्या है, छिपे हुए हैं, निहित है, तीनों शब्दों से जुड़ के ही नियंत्रण बनता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन एवल्यूशन, जो मैंने आपको बताया था, जो सबसे लास्ट में आता है। जैसे कि अभी आपने 2 टॉपिक पढ़े और मैं इनके आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लूं 2-3, तो उससे पता लग जाएगा। मैं क्या करूंगी, वो आपका मूल्यांकन लूंगी कि आपको कितना इसमें से याद हुआ। मूल्यांकन होता है उपदेशों के अंतिम चरण पर मूल्यांकन होता है। जैसे मूल्यांकन द्वारा प्राप्त का, मूल्यांकनों के द्वारा प्राप्त का उपयोग, यानी कि मूल्यांकन हम कैसे, क्या क्या किया है हमने। मूल्यांकन हम तभी तो करेंगे ना, ये देखने के लिए कि कितना हद तक हम सक्सेस है। अगर कोई कमी रह जाएगी या कुछ होगा तो शायद हम उसको नेक्स्ट प्लानिंग में या नेक्स्ट स्टेप में ना लें। योजना में सफलता में असफलता होने का रीजन,
मूल्यांकन करने से हमें क्या पता चलता है कि हमारी योजना कितनी सफल है और कितनी असफल है। अगर सफल है तो क्या रीजन रहे हैं, अगर असफल है तो उसके क्या रीजन है। नेक्स्ट स्टेप है योजना को प्रारंभ कर योजना को प्रभावित करने वाला कारक। सेकंड है इसमें योजना को प्रारंभ करने वाला कारक, प्रभावित करने वाला कारक। प्रभावित करने वाला कारक कौन से हैं, यानी कि अब हमारी जो प्लानिंग है वो किस तरीके से सबसे अलग है, या कौन सी चीज उसको प्रभावित कर सकती है, कौन सी नहीं, कौन सी उसमें ऐड ऑन करनी है, कौन सी उससे रिमूव करनी है। नेक्स्ट है अपनी उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। ये पता चलता है कि हम कितने कैपेबल हैं, कितना % हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, या कितनी अपनी प्रॉब्लम से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है भविष्य में योजना, नई योजना बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी होती है, या कह सकते हैं बनाने के लिए एक आधार मिलता है। आधार कैसे, एक बेस बन जाता है हमारा। जैसे हमने कोई प्लानिंग करी, अगर हम उससे सक्सेस हो जाते हैं तो हम सामने वाले को भी फिर वही बताते हैं कि भाई अगर आप ये स्टेप ऐसे करेंगे, इतना इतना चलेंगे तो आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। नई सूझ प्राप्त होती है, कुछ नया करने की क्रिएटिविटी माइंड हो जाता है, कुछ नया करने का हमें सूझता है। हमने किस योजना बनाई अपने टारगेट तक जाने के लिए, गोल तक जाने के लिए, और वो हमने अचीव कर लिया, तो उससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो हम कुछ और नया उसमें क्रिएटिव करने का, कुछ नया और एड ऑन करने का माइंड तैयार करेंगे अपना, एंड एड ऑन करेंगे। फिर है मूल्यांकन के स्तर। मूल्यांकन के स्तर में है आपका आयोजन के स्तर पर डिपेंड होता है, क्रियांतर होता है, यानी कि बराबर चलने वाला कार्य करने वाला होता है परिणाम का मूल्यांकन। और इसमें लास्ट में क्या मूल्यांकन आया हमारा, क्या रिजल्ट आए, उन पे डिपेंड होता है। इसके बाद है आयोजन के प्रकार। यही प्लानिंग, अभी तक हमने तीनों को सिर्फ डिफाइन किया है कि आयोजन क्या है, नियंत्रण क्या है, मूल्यांकन क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, किस तरीके से ये काम करते हैं। अब है हमारा आयोजन के प्रकार, यानी कि स्टेप ऑफ होम साइंस प्लानिंग के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, जो कि हम टाइम के आधार पर निश्चित करते हैं। हमारा जो है वो टाइम पे डिपेंड होता है कि हमें कौन सा करना है। आयोजन दो भागों में बटा हुआ है। स्टेप ऑफ होम जो है, एक है दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टाइम प्लानिंग, लंबे समय तक चलने वाली प्लानिंग कोई भी। एक है आपका अल्पकालिक, जो शॉर्ट टाइम के लिए बनाया जाता है। ठीक से समझ में आ रहा है कि ये लॉन्ग टाइम चलने वाली है। इसमें क्या करते हैं, व्यू संरचना योजना होती है और लंबे समय पर आधारित होती है। एक होती है आपकी अल्पकालिक, जो शॉर्ट टर्म के लिए हम इसको बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हैं, अपनी चतुराई से इसको कैसे हम शॉर्ट टर्म में शॉर्ट आउट कर सकते हैं, और तत्काल व्यवस्था पर आधारित होती है, जो एकदम तुरंत के तुरंत बनाई जाती है। योजना के प्रकार, जैसे कुछ बच्चे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तत्काल का, तो कुछ बच्चे होते हैं जो पूरी साल नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ एग्जाम डेट आने के पास ही वो क्या सोचते हैं, मैं ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, बुक्स पढ़ेंगे, वन लाइनर बनाएंगे, शॉर्ट पढ़ेंगे, तो वो जो तुरंत की बनाई हुई व्यवस्था होती है वो तत्काल व्यवस्था कहलाती है। योजना के प्रकार, योजना के कितने प्रकार होते हैं। प्लानिंग जो है वो हमारे यूज पर डिपेंड करती है, उपयोग पर आधारित होती है। दो प्रकार में इसे बांटा गया है। नंबर एक, एकल आयोजन यानी कि सिंगल प्लानिंग। नंबर दो, दोहराए जाने वाली प्लानिंग, यानी कि बहुमुखी भी कह सकते हैं इसको, मल्टी टाइप की भी बोल सकते हैं। जो हमारी एकल सिंगल प्लानिंग है वो सिर्फ एक बार होती है। जो हमारी दोहराए जाने वाली स्थायी आयोजन होता है वो बहुमुखी होता है, वो बार बार दोहराया जाता है। इसमें आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और एवल्यूएशन यानी कि आयोजन, संगठन, मूल्यांकन इसमें वर्क करते हैं। किसमें, आयोजन कौन किस पर डिपेंड होता है, आयोजन प्रबंधक पर डिपेंड होता है, जिसमें उसके गुण, उसकी सूझबूझ तय करती है। रूपरेखा किस पर डिपेंड होती है, वो भविष्य पर डिपेंड होती है कि वो किस तरह का उसका ऑब्जेक्ट है, किस तरह का उससे उद्देश्य है, क्या उसकी आउटलाइन है।
सेकंड है इसका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन संगठन है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, संगठन का मीनिंग ये एक साथ पहलू को एक साथ जोड़ना। संगठन का मीनिंग है एक साथ पहलुओं को एक साथ जोड़ना ही संगठन कहलाता है। ये इंग्लिश वर्ड ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? आप सभी 10th क्लास तक सभी ने साइंस पढ़ी है। सब ऑर्गेनाइजेशन सबसे निकला है। जैसे कि मैं आपको एक चीज समझाऊं, जैसे हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? एक कॉमन सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, जो हमारी बॉडी है किससे मिलकर बनी है? सेल्स से मिलकर बनी है। सेल्स मतलब ऊतक, कोशिकाएं। जैसे सेल, कोशिकाएं, कोशिकाओं के बद से क्या बनते हैं? टिश्यू, इसे ऊतक बोलते हैं। टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स यानी कि पार्ट, अंग हमारे। जब हमारे अंग बन जाते हैं, पार्ट बन जाते हैं, तो फिर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम जब बन जाता है तो उसके बाद बनती है हमारी बॉडी। सबसे पहले सेल, सेल से बनेंगे टिश्यू, टिश्यू से बनेंगे ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनेगा बॉडी। इसी तरीके से क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन। संगठन ये सब एक दूसरे को जोड़ते हुए चल रहे हैं ना, तभी तो हमने ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को कार्य समझा है कि जोड़ना, सभी पहलुओं को एक साथ जोड़ना। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम होम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसके एग्जांपल से देखें, ये हमारा साइंस का था, लेकिन अगर हम अपने दैनिक जीवन में यूज करें तो जैसे हमारी फैमिली मेंबर होता है, हर फैमिली में कोई ना कोई एक हेड ऑफ द फैमिली मेंबर होता है जो हमारे पूरे परिवार को जोड़ के रखता है। तो ये इसका मीनिंग क्या है? एक साथ जोड़ना। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजेशन सबसे मिलकर बना है। कैसे मिलकर बना है? सबसे पहले सेल, फिर टिश्यूज, फिर ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी। वो इनको आपको सीरीज से भी लगाने के लिए कह सकता है कि बढ़ते क्रम से लिखिए, सीरीज वाइज लिखिए, उल्टा पुल्टा बना के दे देगा, आपको अरेंज करना होगा। एक हमारे राइटर हैं पीटर डक्स। पीटर डक्स ने कहा है कि एक आदर्श संगठन वही है जो सामान्य व्यक्ति को असामान्य कार्य करने में सहायता करता हो। आदर्श यानी कि एक जो रिवाइवल संगठन कह सकते हैं, ऑर्गेनाइज कह सकते हैं कि वही है जो एक सामान्य यानी कि कॉमन व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को स्पेशल नहीं। अब मैं आपसे कहूं कि मैं होम साइंस में स्पेशलिस्ट हूं और मुझे कहा जाए मैथ पढ़ाया जाए तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। तो दैट्स वाई कि किसी भी सामान्य व्यक्ति को असामान्य कार्य करने में, असामान्य कार्य यानी कि कोई भी कार्य करने में कठिनाई हो रही है उसमें उसकी हेल्प करे। अगर मुझे टूल्स दिए जाएं या ट्यूशंस दिया जाए या नोट्स प्रोवाइड कराए जाएं तो मैं भी मैथ पढ़ा सकती हूँ। तो दैट्स वाई इसी से यही कंक्लूजन निकलता है कि एक आदर्श संगठन वही है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी असामान्य कार्य करने के लिए मदद करता हो। थैंक यू।